ओके, ध्यान से सुनना। सेल चैप्टर बहुत इजी भी है क्योंकि 9th में आप बहुत सारा इसका मेन चीजें, मेजर पोर्शन आप 9th में कर चुके हैं, ठीक है। सो कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे आपकी इंक्लूड होंगी, वही बस हमको देखना है। बेसिक्स तो आप सबको पता ही होंगे सेल का। सी, कोई भी सेल है, एनी सेल लिव देयर, इट मस्ट बी हैविंग सम बाउंड्री। चाहे वो प्लांट सेल है, चाहे वो एनिमल सेल है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है, चाहे वो यूकैरियोटिक, इट मस्ट बी हैविंग सम बाउंड्री, ठीक है। कोई घर होता है, उसकी साइड में दीवारें होती है ना, कि खुला ही डायरेक्ट कमरे बाहर दिख रहे हैं गली में, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। तो ऐसे ही सेल में भी होते हैं, सम काइंड ऑफ बाउंड्रीज आर देयर, ओके। सो इफ दैट पर्टिकुलर सेल इज अ प्लांट सेल, उसके पास बाहर सेल वॉल होगा। इफ दैट सेल इज नॉट अ प्लांट सेल, इज अ एनिमल सेल, तो उसमें बाहर सेल वॉल नहीं होगा, ठीक है। तो एनी सेल will be having some sort of boundary outside it, first point. Second point, any cell will be having a information center in which the genetic information is stored, ठीक है। हो सकता है उस न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन हो सकता है मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस, ठीक है, बट इट विल बी हैविंग सम सेंटर, कोई ऐसी स्पेस जहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है उनकी स्टोर होके रखी हुई, ठीक है। दैट विल बी न्यूक्लियस इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, बिकॉज इट इज हैविंग अ डिफाइंड बाउंड्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक यूकैरियोटिक सेल का ही एग्जांपल दिया हुआ है, विद हैविंग अ डिफाइंड बाउंड्री अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास क्या होगा? अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा, राइट। सेल की बाउंड्री और न्यूक्लियस की बाउंड्री के बीच में जितना भी ये समान है, दिस विल बी नोन एज साइटोप्लाज्म। क्या बोला जाएगा इसको? साइटोप्लाज्म। और सेल की बाउंड्री से लेकर न्यूक्लियस के अंदर तक जितना भी पोर्शन आ रहा है, ये सबको हम क्या बोलेंगे इन कंबाइनली? इन सबको हम कंबाइनली बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। क्या बोल देंगे इसको हम? प्रोटोप्लाज्म। और खाली न्यूक्लियस के अंदर अगर हम देखें, द स्पेस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस हैविंग सम सैप, right, that space having that sap will be known as nucleoplasm. क्या बोला जाता है उसको? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये बहुत बेसिक चीज था, ठीक है। सेल बेसिकली है क्या? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। अब डेफिनेशन तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, अब इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन? सी, सेल जो है, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब क्या है इसका? जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा था, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाई इज इट कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? आप देख सकते हैं, यू आर अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस वक्त आपके पास मिलियंस ऑफ सेल्स हैं आपकी बॉडी में, राइट। और आप कंपेयर करो अपने आप को एक अमीबा से, ठीक है। अमीबा भी रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, आप भी रिप्रोडक्शन शो कर रहे हो। अमीबा भी डाइजेशन शो कर रहा है, आप भी डाइजेशन शो कर रहे हो। अमीबा भी रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन शो कर रहे हो, ठीक है। So life processes which are required for a living is shown by both amoeba and you also. मतलब yes, ओके। बीच में प्लीज मत बोला कीजिए, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हो, बट प्लीज डोंट स्पीक इन बिटवीन, इट डिस्टर्ब्स द क्लास। तो द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ सेल टू लिव इज लाइक सारे लाइफ प्रोसेसेस उसमें हो रहे हो, ठीक है। तो मतलब हमको जीने के लिए एक सेल भी था, कि अमीबा भी तो जी रहा है ना, अपनी लाइफ को पूरा कैरी कर रहा है एक सेल का होने के बावजूद भी, और हम लोग भी जी रहे हैं। सो देयरफॉर द सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एक सेल के पास भी उतनी पोटेंसी है, और मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास भी उतनी ही पोटेंसी है, ठीक है। अमीबा की अपनी रिक्वायरमेंट है, हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है। अमीबा को नहीं चाहिए थी मल्टी सेलुलर बॉडी, इसलिए वो यूनिसेलुलर में ही अपनी बॉडी से जी रहा है। हमें मल्टी सेलुलर बॉडी चाहिए थी, इसलिए हम ऐसी बॉडी के साथ जी रहे हैं, ठीक है। तो देयरफॉर सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल चैप्टर में आपको बहुत जरूरी है याद रखना अबाउट द डिस्कवरीज, हु डिस्कवर्ड व्हाट एंड व्हेन, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें से, ठीक है। तो डिस्कवरीज बहुत जरूरी है, बहुत फेमस और कॉमन डिस्कवरीज हैं। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 दिख रहा होगा, तो आप सीरियल वाइज चलना, ठीक है। 4 नीचे है, 5 ऊपर है, तो ऐसे मत समझना 5 वाला पहले हुई थी डिस्कवरी। ये डिस्कवरीज बाय द टाइम आपको मैंने बताया होगा कब कब कौन सी, ठीक है। सबसे पहले डिस्कवरी देखो, पहले तो डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने सेल। तो क्वेश्चन में हमेशा गलती करते हैं बच्चे, हु डिस्कवर्ड द सेल? आंसर विल बी रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल? आंसर विल बी एंटोन वॉन ल्यूवेन, ठीक है। गड़बड़ नहीं करनी है,
पहला सेल किसने डिस्कवर किया, ये थोड़ा ना पूछा डेड था या लिविंग था, बस ये पूछा पहला सेल किसने डिस्कवर किया। आंसर विल बी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क सेल्स होते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा कॉर्क, ठीक है। सो ये जो कॉर्क पोर्शन, ये बाहर वाला जो ब्राउन कलर का पोर्शन होता है, दैट इज कॉर्क। उसके सेल्स लेके उसको डिस्कवर किया, उसमें से सेल्स को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। तो डेड सेल थे ऑफ कोर्स कॉर्क सेल, तो उसमें से डिस्कवरी जो जिन्होंने की देवर रॉबर्ट हुक, ठीक है। और उनके माइक्रोस्कोप में ये जो सेल्स जैसे दिखे थे वो कुछ ऐसे हैं, ये उन्हीं की बुक से फोटो ली गई, ठीक है। तो इस तरह के सेल्स जो है रॉबर्ट हुक को दिखे थे सबसे पहले, तो उन्होंने कहा हाँ भाई सेल नाम का कुछ होता है, कुछ तो है सेल। फिर एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक आए, उन्होंने बहुत सारे और तरीके के सेल्स, लिविंग सेल्स दिए, उनके ऊपर डिस्कवरीज की। सो द फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, हु इज आल्सो द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, माइक्रोस्कोप वगैरह भी इन्वेंट किया था इन्होंने। नेक्स्ट आए थे न्यूक्लियस की डिस्कवरी वाले। क्या हुआ कि ना स्टेनिंग कर रहे थे ये रॉबर्ट ब्राउन, और उन्होंने देखा कि सेल के अंदर ना एक ऐसा पोर्शन है जो बहुत ज्यादा डार्क स्टेन्ड है। मतलब स्टेन डाला पर एक ऐसा पोर्शन आया जिसका स्टेन बहुत डार्क हो गया एकदम से। अब उनको लगा ये क्यों डार्क हुआ, तो उन्होंने फिर डिस्कवर किया कि ये तो न्यूक्लियस है, इसके पास जेनेटिक मटेरियल है अपना। तो उन्होंने फिर बताया कि न्यूक्लियस इज समथिंग देयर इनसाइड दिस सेल। तो ये बताया, ये डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर आया अबाउट द प्रोटोप्लाज्म, कि प्रोटोप्लाज्म किन्होंने बताया, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, होता क्या है ये प्रोटोप्लाज्म, ये बताया पुरकिंजे ने, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कवरी आई थी अबाउट दिस सेल थ्योरी। तो दो साइंटिस्ट थे, बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, ठीक है। स्लीडन एंड शॉन। स्लीडन एंड शॉन जो थे, उन्होंने क्या किया, एक उसमें बॉटनिस्ट था, एक उसमें जोलॉजिस्ट था। तो उन्होंने क्या किया, प्लांट सेल एनिमल सेल रिस्पेक्टिवली, तो उस पे उन्होंने डिस्कवरीज किया, और उन्होंने बताया कि जो लिविंग सेल्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे के सारे कोई ना कोई सेल से बने हुए, ये उन्होंने बताया, ठीक है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर सेल्स कोई ना कोई फंक्शन जरूर परफॉर्म करते हैं, उसकी वजह से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है, ये उन्होंने बताया, ठीक है। बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने सब बता दी थी, ठीक है। पर वो बेचारे रह गए ये बताने में, सब कुछ सेल की उन्होंने सारी क्वालिटीज तो बता दी, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि सेल्स आए कहाँ से, ये जो एग्जिस्टिंग सेल है ये किधर से आए। तो वो बताने वाले और भी ज्यादा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट एक और आए, उनका नाम था रुडोल्फ वर्शू। रुडोल्फ वर्शू ने क्या किया कि ठीक है श्लीडन श्वान, तुमने सही डिस्कवरी कर दी, पर उसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा मुझे। सो द एक्सटेंशन ऑफ द डिस्कवरी ऑफ श्लीडन एंड श्वान वाज डन बाय रुडोल्फ वर्शू, ठीक है। और फाइनली जो हमारे पास आया था वाज द एक्चुअल मॉडर्न सेल थ्योरी, जिसके अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक सेल के बताए गए हैं, और साथ ही साथ बताया गया है रुडोल्फ वर्शू के थ्रू कि द सेल्स एग्जिस्ट और सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल से आज के सेल्स हमारे बने हैं, ये उन्होंने बताया रुडोल्फ वर्शू ने, जो बहुत बड़ा बेंचमार्क था, बहुत अच्छी डिस्कवरी थी, ठीक है, रुडोल्फ वर्शू की। ओके, सो ये कुछ डिस्कवरीज है जो आपको याद रखनी होगी, ओके। इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं, हमेशा ही आते हैं, ठीक है। सेल थ्योरी वही सेम चीज दोबारा यहाँ बताई गई है। सेल्स को हम बहुत सारी शेप्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। कोई सेल होता है अमीबॉइड शेप, अमीबा लाइक शेप, कोई सेल होता है सर्कुलर शेप, कोई सेल होता है स्पिंडल लाइक शेप, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग, रॉड लाइक शेप भी होता है जैसे स्केलेटल मसल्स। तो अलग अलग शेप्स हैं सेल, उस हिसाब से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे लिवर सेल की शेप आपने देखा होगा, बड़ी यूनिक सी होती है, हेपेटोसाइट्स, ठीक है, यूनिक सी शेप होती है उनकी बिल्कुल। ऐसे ही आपने जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं, इसमें डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में आपने पढ़ा होगा, गॉबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रेट करते हैं, उनकी भी शेप बड़ी अलग सी और यूनिक सी होती है इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनकी शेप देखो आप कितनी यूनिक होती है, अलग सी होती है। तो अलग अलग शेप्स के हिसाब से हमने सेल को डिवाइड किया हुआ है। एक चीज जो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, क्लास 10th में भी पढ़ चुके होंगे आप लोग, कि जब आपने पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस, उसमें जब आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा ना, उसमें आपने पढ़ा होगा एक पॉइंट कि जो मोनोकॉट्स होते हैं, उनका जो स्टोमेटा होता है दैट इज लाइक डंबल, वो जिम में यूज करते हैं ना डंबल, वैसे वाले डंबल। सो दे हैव डंबल शेप्ड स्टोमेटा मोनोकॉट्स, और डाइकॉट्स में तो है ही अपना बीन शेप्ड स्टोमेटा, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आप छोटी क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बस डिपेंड करता है कौन कितना अटेंटिव है इन एवरी क्लास। पहले भी बता चुकी हूँ आपको, 9th 10th इज द बेस फॉर 11th एंड 12th,
ठीक है। 9th का अगर आपको अच्छे से आता है, बेस आपका क्लियर है, तो ऑब्वियसली बेस क्लियर ही होगा, तभी आपने मेडिकल लिया। तो बेस अगर आपका क्लियर है तो बड़ी आसानी हो जाएगी आपको हर चीज को समझने में। नहीं तो ऐसा लगेगा अरे ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम, ठीक है। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पहली बार सुन रहे हैं। ओके, थोड़ा बहुत आइडिया आपको हमेशा ही होना चाहिए, ठीक है। ओके, फिर आता है साइज के हिसाब से भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब साइज पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? साइज पे क्वेश्चन नहीं आ सकता है विच इज द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट, इन्हीं पे आता है। एक्सट्रीमिटीज पे क्वेश्चन आएगा आपको साइज। स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट आपको पता है पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और लार्जेस्ट आपको पता है, अगर लार्जेस्ट आपको पूछा जाए तो अदरवाइज तो ऑस्ट्रिच एग आंसर होगा उसका, ठीक है। और अगर आपको ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल पूछा जाए तो आपका आंसर न्यूरॉन होगा उसका, ठीक है। ओके, अब हमने पढ़ लिया डिस्कवरीज, हमने पढ़ लिया शेप्स एंड साइजेस ऑफ सेल। अब कैसे पता चलेगा एक सेल को कि उसको डिवाइड कर, सेल को कब पता चलेगा कि उसकी बारी आ गई है डिवाइड करने की, बहुत हो गया? तो इसके ऊपर ना बहुत सारी हाइपोथेसिस बनाई गई, कि बहुत सारी साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस दिया, हाँ ये हो सकता है जिसकी वजह से सेल ने बोला चलो डिवाइड कर लेते हैं। तो वो मैं आपको एक बार फटाफट बता देती हूँ क्या क्या हाइपोथेसिस हो सकती थी वो। सी, कोई सेल है, ठीक है, और उसके अंदर उसका न्यूक्लियस है। मान लो ये जो न्यूक्लियस है इतने ही साइज ऑफ सेल को कंट्रोल कर पा रहा था। जैसे ही ये सेल का साइज जो है वो बड़ा हुआ, अब न्यूक्लियस थक गया, न्यूक्लियस कहता मैं नहीं कंट्रोल कर सकता इसको, तो ये सेल को बोलेगा भाई तुम डिवाइड हो जाओ, मेरे बस की नहीं है, ठीक है। तो ये एक हाइपोथेसिस थी, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, जिसमें बताया गया कि जैसे ही सेल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म हो जाता है, फिर न्यूक्लियस उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, उस समय सेल का टाइम आ जाता है कि भाई डिवाइड हो जाओ, सेल का टाइम आ जाता है डिवाइड हो जाओ। ये एक हाइपोथेसिस थी। दूसरी हाइपोथेसिस क्या थी? सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो क्या थी? मान लो ये एक सेल है, नॉर्मल सेल, ठीक है। धीरे 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 क्या है, ये ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे ये ग्रो कर रहा है, ठीक है, मतलब इसके अंदर की वॉल्यूम बढ़ रही, ओके। अब वॉल्यूम बढ़ रही है, तो आप मान लो इसके बाउंड्री है, ठीक है, मान लो सेल मेम्ब्रेन है, ये एक रबर की तरह है, ऑब्वियसली इलास्टिसिटी शो करेगी पर एक एक्सटेंट तक इलास्टिसिटी शो करेगी, ठीक है। जैसे ही उसका जो टॉलरेंस रेंज है वो खत्म हो जाएगा, वैसे ही वो कहेगा सेल तुम डिवाइड हो जाओ, मैं अब और नहीं बढ़ सकता, ठीक है। जो सरफेस एरिया उसका सेल का, उसको बोलेगा भाई तुम डिवाइड हो जाओ, मैं और नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो उस समय सेल डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म के हिसाब से भी सेल डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बहुत ही ज्यादा हाईली एक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत हाईली एक्टिव सेल्स होते हैं, उनका साइज हम देखते हैं कि भाई साइज ठीक ठाक रहेगा, कि फटाफट फटाफट मेटाबॉलिज्म ये शो कर पाए, ठीक है। तो इस हिसाब से कुछ हाइपोथेसिस दी गई थी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ सेल। फिर आई क्लासिफिकेशन की बात। तो क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो दो ही तरह की क्लासिफिकेशन दे देते हैं हम, कि या तो सेल होगा यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, और या तो सेल होगा प्रोकैरियोट या यूकैरियोटिक, यही होता है, राइट। बच्चे अब गलती किसमें करते हैं कि अमीबा को वो मान लेते हैं इट इज अ टाइप ऑफ प्रोकैरियोट, ठीक है, अमीबा को वो मान लेते हैं इट इज अ टाइप ऑफ प्रोकैरियोट, पर वो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। सो अमीबा इज अ टाइप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यानी अमीबा इज अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, राइट, ठीक है। तो अमीबा इज अ टाइप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज थी ये, तो मत ही गलत करना, ठीक। बात जब आती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोट्स में तो ऑब्वियसली यू नो सब बैक्टीरिया वगैरह सब आएंगे। इनके ना बड़े ही डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं कुछ कुछ, जो इनकी सेल के स्ट्रक्चर में भी हमको पता चल जाता है बड़ी आसानी से, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया हुआ है एक प्रोकैरियोट कैसा दिखता है, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक यूकैरियोटिक सेल कैसा दिखता है, ठीक है, ये सब आपको बताया हुआ है। जब हम डिफरेंसेस पढ़ते हैं, हम लोग डिफरेंसेस पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, ये डिफरेंसेस है। मेरा ये मानना होता है कि आपको एटलीस्ट एक बार तो पहले डायग्राम देखना चाहिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल का, फिर डिफरेंसेस पढ़ने चाहिए, और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे आप, ठीक है। तो आप एक बार डायग्राम देखो, डायग्राम जब देखोगे उसके बाद आप डिफरेंसेस पढ़ो, और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। अदरवाइज तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, ये तो हम पढ़ेंगे ही, नो डाउट, ओके।
ओके तो पहले आता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको पता होने चाहिए प्रोकैरियोटिक सेल की। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है गरीब लोग। गरीब लोग है, इनका जो न्यूक्लियस है इसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो मतलब नेकेड न्यूक्लियस टाइप है या नेकेड डीएनए टाइप है। ठीक है, सो दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, द डीएनए इज लाइक नेकेड, कुछ मेम्ब्रेन नहीं है उसका अपना। ठीक है, बाहर। ओके, दूसरी चीज ये है दैट दे हैव आउटर मोस्ट लेयर नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स और कैप्सूल। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल की आउटर मोस्ट लेयर होगी। अंदर ऑब्वियसली सेल वॉल होगा ही विच विल बी फ्रॉम मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगा ही, उसके अंदर एक्चुअल आपका साइटोप्लाज्म आएगा। डिफरेंसेस क्या थे, इसके पास ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है, यूकेरियोट्स में नहीं है। ठीक है, सेल वॉल इसकी पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई है, ऐसा यूकेरियोट्स में नहीं है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में इसके पास नेकेड वो है डीएनए, मतलब कोई भी इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अपने पास तो है, यूकेरियोट्स में तो है। ठीक है, चौथी चीज क्या आती है अबाउट प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो इसको। अब प्लाज्मिड का फंक्शन क्या है, था तो एक जेनेटिक मटेरियल, डीएनए था तो इनके पास, प्लाज्मिड क्यों डाल दिया हमने? प्लाज्मिड क्या करता है आपको पता है, बैक्टीरिया है। अगर बैक्टीरिया को मारना है तो हम एंटीबायोटिक लगाएंगे, एंटीबायोटिक देंगे, राइट? अब एंटीबायोटिक दे रहे हैं मतलब वो बैक्टीरिया को खत्म कर रहा है, ऐसा ही है, राइट? ये जो प्लाज्मिड होते हैं, ये इनके पास ये कैपेसिटी होती है, पोटेंसी होती है कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो कर सके, कि एंटीबायोटिक का इन पे कुछ असर पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बोल देते हैं। ओके, तो प्लाज्मिड के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, प्लस बहुत सारे एनवायरमेंट के स्ट्रेस से रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं प्लाज्मिड के पास। दूसरी चीज प्लाज्मिड की, ये प्लाज्मिड रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, कॉन्जुगेशन ब्रिज आपने सुना होगा। कॉन्जुगेशन के समय में हम लोग क्या करते हैं कि प्लाज्मिड जो है जो ट्रांसफर हो रहा है आगे। ठीक है, ये हम डिटेल में बाद में कभी पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन के बारे में। तीसरी बाद में नेक्स्ट चीज आती है कि क्योंकि मैंने बोला प्रोकैरियोट्स आर गरीब लोग, मतलब उनके पास हर चीज बहुत कम 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 है। क्या कम है? पहली बात तो उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरी बात, सेलुलर ऑर्गेनेल ही नहीं है कोई राइबोसोम्स के अलावा इनके पास। जैसे हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकेरियोट्स में। ठीक है, जैसे हमारे पास है ये लाइसोसोम्स वगैरह, ये सब तो नहीं है इनके पास प्रोकैरियोट्स के पास। सो दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। वो भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि राइबोसोम इज अ मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल। राइबोसोम का अपना कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, बस इसीलिए राइबोसोम है इस। अब जब राइबोसोम की बात आती है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम जो आपको पढ़ने होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? एक होता है देखो 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में आपको 70S राइबोसोम मिलेगा। नाउ व्हाट इज दिस एस? ठीक है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोल दो या स्वेडवर्ग्स कोएफिशिएंट बोल दो, कुछ भी बोल दो आप। होता कैसे है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक आपने सुना होगा। अगर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स आप लोग करते हैं या लैब में कभी गए हो तो यहाँ पे आपको सेंट्रीफ्यूगल मशीन मिली होगी। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम, वॉशिंग मशीन की तरह होती है वो छोटी सी, और उसके अंदर टेस्ट ट्यूब डाल देते हैं। ठीक है, ऊपर से उसका लिड लगा दो, ढक्कन लगा दो, और फिर उसके बाद में उसको टर्न ऑन करो तो बिल्कुल बहुत तेज हाई स्पीड में घूमती है। ठीक है, अब हाई स्पीड में घूमेगा तो जो ज्यादा वेट वाला चीज है वो टेस्ट ट्यूब के नीचे आ जाएगा और लाइटर पोर्शन ऊपर रह जाएगा। ऐसे ही है। तो हमने क्या किया कि सेल को बहुत सारे फ्रैक्शंस में डिवाइड करके हमने क्या किया, राइबोसोम सेपरेट किए और फिर सेंट्रीफ्यूग मशीन पे उसको लगा दिया टेस्ट ट्यूब में। और फिर जब हमने मशीन चलाई, एंड में हमको क्या मिला, जो नीचे रह गए दोज वर हैवी। ठीक है, क्या थे वो? हेवी राइबोसोम्स थे। और जो ऊपर रह गए वो लाइटर राइबोसोम्स थे। तो 70S का जो वेट है दैट इज स्लाइटली लेस देन 80S, इसलिए वो ऊपर रह गए। फर्दर एक और बार सेंट्रीफ्यूगेशन हम करेंगे इसकी भी, 70S की, तो हमको पता चलेगा इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब यूनिट्स। 70S का भी सब यूनिट है। क्या क्या सब यूनिट है 70S का? 30S एंड 50S। मैथ मत लगा देना यहाँ पे कि 5 + 3 तो 8 हो गए मैम, 70S कैसे हो गए, मैथ मत लगा देना यहाँ पे। ठीक है, बायो है ये। ओके, सो 70S के सब यूनिट्स होते हैं, 30S एंड 50S। कैसा होता है सब यूनिट्स? मान लो ये राइबोसोम है, ऐसा ही होता है राइबोसोम। ठीक है, तो ऊपर वाला जो छोटू सब यूनिट है दैट इज 30S और नीचे वाला 50S।
and this complete will be 70s. ऐसा राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ऐसा राइबोसोम आपको मिलेगा प्रोकैरियोट्स में। काम वही है, प्रोटीन्स बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक स्ट्रक्चर आपको दिखता है प्रोकैरियोट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दैट इज मीजोसोम। अब मैंने आपको क्या बोला, गरीब लोग है, ऑर्गेनेलीज नहीं है, सेलुलर ऑर्गेनेलीज। अब कोई ना कोई तो जुगाड़ बना ही लेंगे ये लोग, है ना, कि उसको कंपनसेट कर ले। तो जुगाड़ इन्होंने क्या बनाया, मीजोसोम्स का। मीजोसोम एक ऐसा जुगाड़ था जिसके पास बहुत सारे फीचर्स थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम थोड़ा बहुत, जैसे एनर्जी प्रोडक्शन, ये सब मीजोसोम कर रहा था। और जैसे जो रेप्लिकेशन का काम होता है, जो बैक्टीरिया है ऑब्वियसली डिवाइड होगा तो डिवीजन में भी ये हेल्प करते हैं, बढ़ जाते हैं और फाइनली यहाँ से स्प्लिट हो जाते हैं और दो अलग अलग सेल्स बच जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से रेप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मीजोसोम एक तरह से जुगाड़ू इन्होंने ऑर्गेनली बना लिया अपने अंदर, जो बाकी सारे काम ये कर देगी। ठीक है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव का एक कंप्लीट अलग लेक्चर है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या क्या फीचर्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। सबसे पहली बात, जो बैक्टीरिया है आपको पता है उसकी कितनी सारी शेप्स होती है। रॉड लाइक बैक्टीरिया भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, कॉमा भी हो सकता है, स्पाइरल शेप भी हो सकता है। उस हिसाब से बहुत सारी शेप्स है प्रोकैरियोटिक सेल की, दिख रही है आपको यहाँ, राइट, दिख रही है, ये स्फेरिकल शेप आपको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, कॉमा शेप आपको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, स्पाइरल शेप आपको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी शेप्स होती है बैक्टीरिया। ओके, आपके बुक में दिया भी हुआ है बहुत सारी शेप। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो आपको समझनी है इसमें वो ये है कि कुछ, तो ब्लू ग्रीन एल्गी आपको पता होगा, ये एक तरह का प्रोकैरियोट ही है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। ओके, तो ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस को ब्लू ग्रीन एल्गी में हम लोग बोल देते हैं क्रोमेटोफोर्स। और बड़ा ही यूनिक फीचर होता है इनका क्रोमेटोफोर्स का। जैसे यहाँ पे मीजोसोम थी ना, सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन कुछ इस तरह से, राइट, इसी तरह से ब्लू ग्रीन एल्गी में भी आपको सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन मिलेंगे, उनको हम क्रोमेटोफोर्स बोल देंगे। और इन क्रोमेटोफोर्स के पास होती है पिगमेंट, ग्रीन कलर की पिगमेंट, इसी वजह से इसको नाम दिया गया है ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन कलर का होता है इसलिए। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। एक और इसमें पॉइंट आता है कि अगर एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ जुड़े हुए हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देंगे पॉलीजोम। क्या बोल देंगे उसको हम, पॉलीजोम। क्या बोल देंगे, पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम, ये आपके बुक से ही है पॉइंट। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है वो आप अभी भी नोट कर सकते हैं। होमवर्क इज कि आपको प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम एनसीईआरटी, जितना पोर्शन है प्रोकैरियोटिक सेल का सारा रीड करना है एक बार। ठीक है, और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अबाउट यूकैरियोटिक सेल, उसके फीचर्स। ठीक है, थैंक यू।